हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिसकम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी रासायनिक संयोग के नियम। इसमें जो सेकेंड लॉ है, जो 5 लॉज दिए गए उनमें से जो सेकेंड लॉ है उसके बारे में हम आज आपसे बात कर रहे हैं। तो वो लॉ क्या है? वो लॉ है लॉ ऑफ डिफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कहीं कहीं पर कांस्टेंट कंपोजिशन भी लिखा होगा, कोई अंतर नहीं है। यानी निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम कहिए या स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, बात एक ही है। तो इस लॉ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जाने कि ये जो लॉ है वो दिया किसके लिए गया। आपको पता है कि नेचर में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो एलिमेंट्स भी स्टेबल फॉर्म में मिलते हैं आपको और कंपाउंड्स भी मिलते हैं, लेकिन ये लॉ रिलेटेड है कंपाउंड से, यानी यौगिकों से संबंधित ये लॉ है। अब यौगिक बनते किससे हैं या कंपाउंड्स बने किससे? डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के कॉम्बिनेशन से। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक संयोजन से बनते हैं कंपाउंड, और ये कंपाउंड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। इन कंपाउंड्स को एग्ज़ामिन किया गया, देखा गया और ये पाया गया कि जिन एलिमेंट्स से मिल करके ये कंपाउंड्स बनते हैं उन एलिमेंट्स का बाई वेट यानी भार के अनुसार जो रेशियो होता है उसके एक मॉलिक्यूल में, उसके एक अणु में, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, निश्चित रहता है। तो ये ऑब्जर्वेशन सबसे पहले सबसे अच्छी तरह से लिया एक फ्रेंच केमिस्ट ने, फ्रांस के रसायनज्ञ। नाम आपको बताएं फ्रेंच केमिस्ट का? फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ लुइस प्राउस्ट, ये है नाम उस फ्रेंच केमिस्ट का। और इन्होंने 1799 में ये लॉ प्रपोज किया, ये लॉ फॉर्मुलेट किया। तो सबसे पहले लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, लॉ में कहा क्या गया? जय स्टेटमेंट देखिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स and origin, a given compound always contains a definite proportion of the elements by weight। ये ला है
irrespective of its source and origin या source or origin, a given compound always contains a definite proportion of the elements by weight। यानी कह सकते हैं हम हिंदी में कि किसी यौगिक को जिस किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो उसमें उपस्थित तत्वों का भारात्मक अनुपात सदैव निश्चित होता है। यानी कोई भी कंपाउंड है, किसी भी सोर्स से मिले, कहीं से भी उसकी उत्पत्ति हुई हो, उसमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो हमेशा वही रहते हैं और उनका जो रेशियो होता है वेट का, भार के अनुसार जो अनुपात होता है वह हमेशा निश्चित होता है। ये स्टेटमेंट है। अब इसी स्टेटमेंट को अलग अलग लिटरेचर में, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन उसका मूल यही है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक हो, अकार्बनिक यौगिक हो, उसमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं हमेशा वही रहते हैं। उसके एक अणु को एग्जामिन करें, देखें तो उसमें जो तत्व हैं उनके भारों का जो अनुपात होगा वो सदैव निश्चित होता है। यानी जब रासायनिक संयोजन होता है दो या दो से अधिक तत्वों का और यौगिक बनता है तो तत्व एक निश्चित भार के ही अनुपात में संयोग करके उस यौगिक का निर्माण करते हैं। तो अब हम इसे एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। अब ये स्रोत की जहाँ तक बात हम लोग कर रहे थे थोड़ा सा, कि सोर्स की बात हो या ओरिजिन की बात हो, तो वो कंपाउंड किसी केमिकल रिएक्शन से प्राप्त हो सकता है, किसी नेचुरल सोर्स से प्राप्त हो सकता है, या हम लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में उसका संश्लेषण कर सकते हैं, उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीक़ों से उस कंपाउंड को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो एलिमेंट मौजूद हैं उनका अगर कंपोजिशन चेक करें, संगठन चेक करें, तो देखते हैं कि तत्वों का भारात्मक अनुपात हमेशा निश्चित होता है। तो जैसा एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो पहले बात करें उदाहरण में हम उस एग्जाम्पल की जिसे J.L. प्राउस ने कंसीडर किया। बात करते हैं उदाहरण में क्यूप्रिक कार्बोनेट की। तो जो क्यूप्रिक कार्बोनेट है इसका सोर्स नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल यानी प्राकृतिक, और सिंथेटिक यानी संश्लेषण। संश्लेषित किया जा सकता है, दोनों ही हुआ, संश्लेषित भी किया गया है और प्रकृति में भी मिलता है। तो कंपोजिशन देखते हैं दोनों का इसमें।
क्यूप्रिक कार्बोनेट। यहाँ हम नेचुरल सोर्स ले रहे हैं और यहाँ पर सिंथेटिक सोर्स, या सिंपली नेचुरल लिख देते हैं इसको और इसको सिंथेटिक। यहाँ हेडिंग में डाल दे रहे हैं कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब यौगिक। नेचुरल ले लें उसको या सिंथेटिक ले लें। देखेंगे क्या है यहाँ पर, परसेंट ऑफ Cu, कॉपर कितने प्रतिशत है, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन एलिमेंट है, तत्व है, वो कितने प्रतिशत है, और परसेंट ऑफ कार्बन। ये तीन एलिमेंट्स, कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन, तीनों को देखना है क्यूप्रिक कार्बोनेट में। तो जो परसेंटेज कंपोजिशन है, ये देखिए 51.35, 9.74 और 38.91। जैसे क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपोजिशन है नेचुरल का। सिंथेटिक का कंपोजिशन देखते हैं तो इसमें भी कंपोजिशन यही मिलता है, 51.35, 9.74 और 38.91। यानी अगर हम ऐसे थोड़ा सा इसको बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दें, थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो जाए, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़े। अब ये डिवीज़न कर दिया हमने इसका। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रही हैं अब कि कंपाउंड क्यूप्रिक कार्बोनेट नेचुरल सोर्स से प्राप्त किया गया, ये कंपोजिशन है, और सिंथेटिक वे में प्राप्त किया गया तो ये कंपोजिशन, ये सेम कंपोजिशन है, कोई डिफरेंस नहीं आया। तो इस तरह से प्राउस ने कंफर्म किया कि कॉपर क्यूप्रिक कार्बोनेट की तरह से जो बाकी कंपाउंड्स हैं उनमें भी जो एलिमेंट्स हैं वो वेट के डिफिनिट रेशियो में ही कंबाइन करते हैं और उसी रेशियो में पाए जाते हैं। अब हम थोड़ा सा एक कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, अब सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सोर्सेस डिफरेंट हैं इसके, अलग अलग सोर्स ले रहे हैं। जैसे सोर्सेस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना जिसको कहते हैं। अब इसको क्या किया हमने, हीट किया, थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, तापीय अपघटन, तो क्या बना इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट के हीट करने पर भी हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिली। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट बना। वाटर मॉलिक्यूल बना
और CO2 मिली। उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हमने HCl से कराया, हीट किया इसको भी, तो बना CaCl2 H2O और CO2। या हमने सिंथेसाइज किया C+O2, इससे बन गया CO2। तो CO2 डिफरेंट मेथड से प्राप्त किया गया और हर बार जो CO2 मिली हमको, इस CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो आप देखिए, कार्बन ये 12 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया, 32 हो गया। ऐसे इस रेशियो को सिंप्लीफाई करें तो 3:8 ये रेशियो आया। तो देखा, ये एक्सपेरिमेंट स्टास ने किया, स्टास नाम है वैज्ञानिक का। तो उन्होंने देखा कि चाहे किसी भी रिएक्शन से हम प्राप्त करें CO2, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात है वो हमेशा 3:8 है। तो ये कंफर्म करता है, जस्टिफाई करता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को। तो ये हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेकर के इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, हम ले रहे हैं वाटर यानी H2O, जल ले रहे हैं एग्जाम्पल, हिंदी में आप जल कह रहे हैं इसको। इसके सोर्सेज देखिए जरा सा, स्रोत देख रहे हैं हम इसके, किस तरह से कहाँ कहाँ से हमने प्राप्त किया इसको। तो वेल यानी कह सकते हैं कुआं, रिवर, यानी नदी, लेक्स यानी झीलें, पॉन्ड्स यानी जिसे आप तालाब कहते हैं, स्प्रिंग यानी जिसे झरना कहते हैं, आप बात करें या तो टैप वाटर ले लिया जो हमको सप्लाई मिलती है वो ले रहे हैं, या रेन वाटर ले लिया। रेन वाटर माने वर्षा का जल, या सोर्स हम ले रहे हैं सिंथेटिक, यानी कह रहे हैं संश्लेषित। लैब में हमने संश्लेषित किया जल को, बहुत सारे सोर्सेस से लिया, देखा क्या रिजल्ट क्या मिला इसका, ऑब्जर्वेशन में जो कंक्लूज़न मिला वो क्या मिला। कंक्लूज़न मिला कि चाहे सोर्स कोई भी हो, कहीं से भी हम वाटर को प्राप्त करें, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है बाई वेट, भार के अनुसार, कह रहे हैं यहाँ पर भारानुसार, तो ये रेशियो हमेशा
1:8 का ही मिलता है। जो रेशियो मिलता है वो 1:8 का ही मिलता है। तो ये देखा हम लोगों ने कि सोर्स से मतलब नहीं है, नेचुरल है या सिंथेटिक है। कंपाउंड से भी मतलब नहीं है, कोई भी कंपाउंड है। हमेशा किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वही रहेंगे और उनका रेशियो जो होगा, जो अनुपात होगा बाई वेट, वो भी सेम रहेगा। ये है इस लॉ की इम्पोर्टेंस जो जोसेफ लुइस प्राउस ने 1799 में प्रपोज किया। अब कुछ बातें थोड़ी और बताएं आपको लॉ से रिलेटेड। एक ईयर है 1913 और वैज्ञानिक का नाम है सॉडी। इन्होंने आइसोटोप्स की खोज किया, समस्थानिक। उन्नीस 1913 के पहले तक तो लॉ जो है ऑल ओवर वर्ल्ड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था, पूरी तरह से एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था। लेकिन यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ गई जब सोडी साहब आए और इन्होंने समस्थानिकों की खोज की। समस्थानिक हैं क्या? एक ही तत्व के एटम्स हैं लेकिन उनका एटॉमिक मास भिन्न भिन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल करें हम कार्बन की ही बात करें तो कार्बन में हमको मिला क्या? C12, C13, C14। ये कार्बन के 3 समस्थानिक हैं। एक का परमाणु भार 12, दूसरे का 13 और तीसरे का 14। अब ये समस्या हो गई कि हमारे पास जो CO2 है उसमें अगर हम रेशियो देखें CO2 में, यहाँ C12 के हिसाब से, तो C12 के हिसाब से तो हमारा हो गया 12:32, ऐसे है। 3:8 हमने कर लिया ये रेशियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आ गए C13 अगर मौजूद है उसमें, तो ये रेशियो तो 13:32 हो गया और यहाँ आए तो ये रेशियो 14:32 हो गया। यानी कह सकते हैं इसको ऐसे। तब रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट नहीं रहा आइसोटोप्स को कंसीडर किया तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। जो वर्तमान स्थिति है इसमें ये दिक्कत आई। तो क्या कहा गया? तब ये कहा गया कि जो लॉ है वह किसी एक आइसोटोप के लिए ही करेक्ट है। जैसे C12 आइसोटोप अगर लेंगे, जैसा कि नेचर में मोस्टली पाया जाता है, यही आइसोटोप या यही समस्थानिक सबसे स्थायी है, नेचर में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। जो CO2 बनती है मोस्टली कह सकते हैं कि इसी से बनती है। तो उस कंडीशन में ये लॉ ठीक है, एप्लीकेबल है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आई होगी लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, और जोसेफ प्राउस्ट ने जो लॉ दिया उसकी इम्पोर्टेंस भी समझ में आई होगी। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे वीडियो लेक्चर में हम इसके बाद के लॉ को लेकर के आएंगे। आप वीडियोस देखते रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। कमेंट्स के माध्यम से अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेनी मेनी थैंक्स।